हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th का चैप्टर एसिड बेसिज एंड सोल्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हमने एसिड एंड बेसिज की डिफरेंट डेफिनेशंस को पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग एसिड एंड बेसिज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि एसिड और बेसिज मेटल्स के साथ या फिर आपस में रिएक्ट करते हैं या मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल सल्फेट के साथ रिएक्ट करते हैं, तो उनकी रिएक्शंस किस तरीके से होती है ये सब हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है एसिड्स और बेसिज की रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। एसिड्स जब भी मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो उससे सोल्ट बनेंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इससे क्या बनेगा, मतलब मैं बोलना चाहता हूं कि एसिड प्लस मेटल जब भी रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, एक तो सोल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेता हूं मैंने HCl ले लिया प्लस जैसे इसमें मैंने मेटल लगा दिया जिंक, या फिर चलो Na लिख देते हैं, सोडियम सॉलिड। तो इससे बन जाएगा NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करेंगे इक्वेशन को, इक्वेशन बैलेंस हो गई है। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल H2SO4 प्लस मैग्नीशियम सॉलिड, it will form MgSO4 aqueous and HCl is also aqueous। AQ means aqueous प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये जो NaCl बना या MgSO4 बना ये सोल्ट है और हाइड्रोजन क्या है, गैस है। दोनों केस में हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, रिलीज हो गई। ओके, इसी के अंदर अगर मैं देखना चाहूँ रिएक्शन ऑफ बेसिज विद मेटल्स, रिएक्शन ऑफ बेसिज विद मेटल्स। तो देखो जब भी मेटल जो है बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, बेस प्लस मेटल, तो इससे जनरली कॉम्प्लेक्स सोल्ट बनता है। क्या बनता है, सोल्ट ही बनता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने NaOH की बात करी, NaOH की रिएक्शन अगर मैंने करवाई जिंक मेटल के साथ, तो इससे बन जाएगा ZnO2 प्लस H2 गैस। तो ये जो बन गया Na2ZnO2 ये कॉम्प्लेक्स सोल्ट बन गया, क्योंकि इसमें दो मेटल आ रहे हैं, सोडियम और जिंक। इसमें क्या आ रहे हैं, दो मेटल आ रहे हैं, तो ये क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स सोल्ट। प्लस हाइड्रोजन गैस भी क्या हो गई, डिस्प्लेस हो गई। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, बेस प्लस मेटल अगर जो रिएक्ट कर जाए तो मेटल और बेस आपस में क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मतलब कभी कभी इसके अंदर क्या हो जाता है कि मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो जाती है इसके अंदर। अगर जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैंने ले लिया एक्वस, प्लस इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी सोडियम के साथ, तो इससे बन जाएगा
2NaOH एक्वस प्लस मैग्नीशियम सोलिड। आप लोग ध्यान से देखो इस रिएक्शन में क्या हुआ है। सोडियम ने मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर दिया, इसको बाहर निकाल दिया, खुद इसकी जगह पे आके लग गया। तो एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो सकती है मेटल्स की, बेसिस की किसके साथ, मेटल के साथ। तो एसिड प्लस मेटल भी सोल्ट बनता है, बेस प्लस मेटल भी क्या बनता है, सोल्ट। जैसे कॉम्प्लेक्स सोल्ट बन गया इस केस में। लेकिन बेस प्लस मेटल में कभी कभी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो सकता है। इसको आप लोग नोट कर लो, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। देखो कार्बोनेट क्या होता है ये आपको समझा देता हूं मैं। कार्बोनेट मतलब जिसके अंदर CO3 आयन आ जाए वो कार्बोनेट होता है। जिसमें HCO3 आयन आ जाए वो क्या होता है, बाइकार्बोनेट। तो एसिड प्लस अगर मेटल कार्बोनेट है, एसिड प्लस अगर मेटल कार्बोनेट है तो इससे क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा एक तो, प्लस H2O बनेगा, प्लस वाटर बनेगी, प्लस क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और सेम काम होगा बाइकार्बोनेट में भी, चाहे मेटल कार्बोनेट हो या मेटल बाइकार्बोनेट हो। मैं दोनों का एक एक एग्जांपल लेके आप लोगों को दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने HCl की रिएक्शन करवाई कार्बोनेट, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के साथ CaCO3, आप लोग देख सकते हो अगर CO3 आ गया है तो ये क्या है, कार्बोनेट, और HCO3 आ जाता तो ये क्या हो जाता, बाइकार्बोनेट। ओके, तो इनकी अगर रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, कैल्शियम क्लोराइड, Ca चला जाएगा Cl के साथ, इसको बैलेंस करो, तो कैल्शियम क्लोराइड बन गया सोल्ट, प्लस H2O प्लस CO2। इक्वेशन आई थिंक बैलेंस भी हो गई है, हाँ H2CO3 बनता है, इक्वेशन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना इसकी वजह से ब्रिस्क एफर्वेशंस आएंगे। ब्रिस्क एफर्वेशंस मतलब, ब्रिस्क एफर्वेशंस क्या होता है, मतलब कि एकदम से बहुत ज़्यादा गैस निकल जाएगी, एकदम से बहुत ज़्यादा गैस निकलेगी। तो मतलब क्या होगा, ब्रिस्क एफर्वेशन मतलब होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, रैपिड इवोल्यूशन मतलब बहुत फास्ट, एकदम से गैस के आपको बबल्स निकलते दिखाई देंगे बहुत सारे। तो रैपिड इवोल्यूशन ऑफ गैस को हम क्या बोलते हैं, ब्रिस्क एफर्वेशंस। तो जब आपको ब्रिस्क एफर्वेशंस कहीं भी दिख जाएं, आप क्या समझोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड निकली है। जहां पे भी आपको ब्रिस्क एफर्वेशंस दिखेंगे आप क्या समझोगे, क्या निकला है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है। तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से अपने दिमाग में डाल दो। अच्छा जी, अब इसके बाद मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एसिड प्लस मेटल बाइकार्बोनेट। देखो सेम ही रिएक्शन होगी, बाइकार्बोनेट कार्बोनेट में कोई खास फर्क नहीं है, बस लिखेंगे थोड़ा सा अलग। मेटल बाइकार्बोनेट, इससे भी क्या बनेगा, सोल्ट प्लस वाटर प्लस CO2, सेम बनेगा सब कुछ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बात करी, सेम ले लेता हूँ HCl को, चलो इस बार चलो HNO3 ले लेते हैं। आप लोग कहोगे कि सर कोई नया एग्जाम्पल हमें लिख के दिखाओ। मेटल बाइकार्बोनेट ले लेते हैं, सोडियम NaHCO3। आप लोग देख सकते हो HCO3 आ गया है, तो मतलब क्या है, ये बाइकार्बोनेट है।
है ना, मैंने बताया था HCO3 क्या होता है, बाइकार्बोनेट, और खाली CO3 क्या होता है, कार्बोनेट। तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा NaNO3 एक्वस प्लस H2O प्लस CO2। दोबारा से CO2 निकला है, मतलब क्या निकलेंगे, ब्रिस्क एफर्वेसेंस निकलेंगे। तो आप लोग दिमाग में डालो इस बात को कि जब भी एसिड्स और मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की रिएक्शन होती है तो क्या निकलते हैं, ब्रिस्क एफर्वेसेंस निकलेंगे। बोलेंगे मेटल ने किसी कंपाउंड के साथ, सॉरी एसिड ने किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट किया, ब्रिस्क एफर्वेसेंस निकलेंगे। तो मतलब एसिड ने किसके साथ किया है, मेटल कार्बोनेट के साथ। बोलेंगे एसिड ने किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट किया और ब्रिस्क एफर्वेसेंस निकली, तो हम क्या समझेंगे, वो कंपाउंड क्या है, वो कोई मेटल का कार्बोनेट है। ओके, अब एक बात और बता देता हूँ आप लोगों को, ये जो H2O प्लस CO2 है, एक्चुअली ये H2CO3 है। ये कंपाउंड जो है, ये जो कंपाउंड मैंने बताया ना H2O प्लस CO2 निकल रहा है, एक्चुअली ये H2CO3 है जो कि अनस्टेबल होता है, ये टूट जाता है H2O प्लस CO2 में। ये सोल्ट प्लस H2CO3 बनता है जो कि फर्दर डिकम्पोज हो जाता है, जो बाद में दोबारा डिकम्पोज हो जाता है, क्या बना देगा, H2O प्लस CO2। ये अनस्टेबल होता है, ये आसानी से टूट सकता है H2O प्लस CO2 में, बनता है H2CO3 है जो कि टूट जाएगा H2O प्लस CO2 में। तो ये था एसिड या बेस की, एसिड की रिएक्शन किसके साथ, मेटल कार्बोनेट्स के साथ। ओके, नेक्स्ट अगर जैसे कि मान लेता हूं एसिड ने बेस के साथ रिएक्ट किया तो क्या होगा, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हमने दो टाइप की रिएक्शंस पढ़ लिए, नेक्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो थर्ड लिख लेते हैं हम लोग, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है भाई, कोई भी एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, सोल्ट बनाएगा, और साथ में क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। बहुत फेमस रिएक्शन है। अच्छा एक बात और, प्लस एनर्जी भी इसमें निकलेगी। प्लस क्या निकलेगी इस प्रोसेस में, हीट। हीट प्रोसेस के अंदर निकली है, मतलब प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस इज एक्जोथर्मिक। प्रोसेस इज एक्जोथर्मिक। किसी भी प्रोसेस में अगर हीट बाहर निकलेगी, प्रोसेस कैसा होता है, एक्जोथर्मिक होता है। हाँ, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है भाई, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। एसिड प्लस बेस इसमें रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो मैंने रिएक्शन करवा दिया HCl एक्वस प्लस NaOH एक्वस की, तो इट विल फॉर्म सोल्ट। तो क्या बनेगा, NaCl। अच्छा, जो सोल्ट होते हैं ना वो सारे आयनिक सब्सटेंस होते हैं। आयनिक सब्सटेंस का सबको पता होगा ना, जो पानी में डाल दें आयन्स में टूट जाएंगे। 9th क्लास में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत आयनिक सब्सटेंस के बारे में। तो सारे के सारे सोल्ट क्या होते हैं, आयनिक सब्सटेंस होते हैं। ऑल सोल्ट्स आर आयनिक सब्सटेंस। ऑल सोल्ट्स आर आयनिक सब्सटेंस। देखो आप कैसे पता लगाओगे कोई भी चीज सोल्ट है, अगर उसमें मेटल का कैटायन हो, मेटल का तो क्या हो, कैटायन हो, और नॉन मेटल एनायन हो, और नॉन मेटल क्या हो, एनायन हो, तो वो क्या है, सोल्ट है। जैसे यहाँ पे Na पॉजिटिव कैटायन है, Cl माइनस क्या है, एनायन। तो इसको पहचान जाना है कि क्या है भाई, सोल्ट है। मेटल तो कैटायन बन जाए और नॉन मेटल क्या बन जाए, एनायन बन जाए। हाँ, तो उसको आप लोग पहचान जाओगे भाई, ये तो आ गया मेटल मेरा कैटायन, नॉन मेटल एनायन, तो ये क्या है, ये सोल्ट है। जैसे मान लो MgSO4 हो गया, MgSO4। तो मैग्नीशियम क्या होता है भाई, मैग्नीशियम मेरा मेटल होता है, और ये SO4 भी तो क्या है, ये एनायन है एक तरीके से, है ना। मेटल, सल्फर भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल। तो जिसमें एक कैटायन हो, एक एनायन हो, या फिर जनरली एनायन क्या होता है, नॉन मेटल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, या फिर नॉन मेटल्स का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे नॉन मेटल्स का कॉम्बिनेशन है सोल्ट में, SO4 2-। तो इसमें जनरल डेफिनेशन बताइए आप लोगों को, मेटल कैटायन प्लस नॉन मेटल एनायन, इसको हम बोलेंगे सोल्ट बोलेंगे। प्लस क्या निकलेगा इसके साथ,
H2O प्लस CO2, हाँ सॉरी CO2 इस बार निकलेगा, इस बार हीट निकलेगी, प्लस हीट को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देता हूँ डेल्टा से, हीट को डेल्टा से भी रिप्रेजेंट हम लोग कर सकते हैं। ये डेल्टा क्या है भाई, यहाँ पे हीट है, हाँ ओके। तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। जैसे एक और लिख देता हूँ आप लोगों के लिए मैं, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस बार रेड इंक से लिख देते हैं, ब्लू वाला हल्का चल रहा है। जैसे H2SO4 एक्वस प्लस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऊपर वाला क्या था सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इट विल फॉर्म, देखो K2SO4 बैलेंस करेंगे तो इधर 2 लगेगा, एक्वस प्लस H2O प्लस H2O, इस बार H2O भी कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे आई थिंक, देखो बैलेंस हो गई होगी इक्वेशन, प्लस हीट, रिएक्शन कैसी है, हीट निकली है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि हीट निकली है रिएक्शन के अंदर से, ओके। तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, एसिड प्लस बेस बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। अब आप लोग एक पॉइंट आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनके ऑक्साइड क्या हो, बेसिक इन नेचर हो। हाँ ये आप लोग 9th क्लास में पढ़ा होगा जरूर, मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर। तो भाई मेटल ऑक्साइड्स अगर बेसिक है नेचर में तो रिएक्शन किसके साथ करेंगे, एसिड के साथ। बेस किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ। तो इसका मतलब मेटल ऑक्साइड जो बेसिक है वो किसके साथ रिएक्ट करेंगे, एसिड के साथ। तो मैं लिख सकता हूँ कि मेटल ऑक्साइड जो कि बेस है, मेटल ऑक्साइड जो कि क्या है, बेस है, वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगे, कोई सोल्ट बना देंगे। क्या बना देंगे, कोई सोल्ट बना देंगे। प्लस देखते हैं क्या निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ इसका, जैसे मैंने मेटल ऑक्साइड ले लिया CaO कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, प्लस एसिड ले लिया जैसे मैंने HCl एक्वस, तो इससे क्या बनेगा, इससे बन जाएगा CaCl2 प्लस H2O बनेगा। इससे इसको बैलेंस करते हैं तो 2 और इक्वेशन बैलेंस हो गई। CaCl2 कैसे बना है, एक्वस, ओके। तो आप लोग इसको भी कंप्लीट कर दो, सोल्ट प्लस वाटर, हो गया काम। आप लोग फिर याद रखो इसको, मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, किसके साथ रिएक्ट करेंगे भाई, एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। चलो ठीक है, अब एक और एग्जांपल लिख लेते हैं इसी का। जैसे मान लो मेरे पास कंपाउंड आ गया कि MgO सॉलिड प्लस H2SO4 एक्वस, तो इससे क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, MgSO4 एक्वस मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा, एक तो सोल्ट बन गया मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड क्या है, सोल्ट है, प्लस क्या बन गया, प्लस बन जाएगा H2O, पानी बन जाएगा H2O, ओके। चलो ठीक है। अब एक बात और याद रखो, मेटल ऑक्साइड्स बेस हैं, इसी तरीके से नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं भाई, आप लोग 9th क्लास में पढ़ा हुआ ये अच्छे तरीके से, ये प्रॉपर्टी होती है नॉन मेटल्स की। नहीं भी पढ़ा है तो याद कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल्स के ऑक्साइड क्या होते हैं नेचर में, एसिडिक होते हैं। तो अगर वो एसिड हैं, अगर नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक हैं तो रिएक्ट किसके साथ करेंगे, रिएक्ट करेंगे वो बेस के साथ, क्योंकि वो एसिड है तो रिएक्ट बेस के साथ करेंगे। तो इनकी बेस के साथ रिएक्शन लिख देते हैं हम लोग। देखो बेस के साथ रिएक्शन क्या आएगी, नॉन मेटल ऑक्साइड किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो जाहिर सी बात है एसिड प्लस बेस की रिएक्शन है तो वही बनेगा सोल्ट प्लस वाटर। कोई नई चीज़ तो बनने से रही,
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही तो चल रही है ये सारी क्या चल रही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही चल रही है। तो आप लोग इसको लिख लो। फॉर एग्जाम्पल जैसे नॉन मेटल का ऑक्साइड, जैसे कि CO2, कार्बन नॉन मेटल है, कार्बन का ऑक्साइड क्या हो गया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी रिएक्शन करूँगा बेस के साथ, बेस ले लेता हूँ सबसे कॉमन बेस NaOH एक्वस, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है भाई, गैस होती है। हाँ, तो सबकी स्टेट को साथ लिखने की कोशिश किया करो, हर इक्वेशन में स्टेट को साथ लिखो, बैलेंस करने की कोशिश करो, प्रॉपर तरीके से इक्वेशन को लिखना चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NaOH, इट विल फॉर्म Na2CO3 प्लस H2O। Na2CO3 क्या होता है, एक सोल्ट है, मेटल प्लस एनायन, ये मेटल सोडियम हो गया, और एनायन क्या हो गया, कार्बोनेट। एक सोल्ट है, मेटल कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट है। तो इस टाइप की रिएक्शन होती है नॉन मेटल ऑक्साइड्स की, किसके साथ, बेस के साथ। नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक है तो बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, मेटल ऑक्साइड बेसिक है तो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है। यहाँ पे भी मैंने बेस प्लस एसिड, यहाँ पे मैंने क्या करवाया, एसिड प्लस बेस। तो एसिड प्लस बेस की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये सारी की सारी रिएक्शंस नेचर में कैसी होती हैं, एक्जोथर्मिक। आप लोग नोट कर लो इसको अपनी फेयर नोटबुक में कि ये एक्जोथर्मिक रिएक्शंस होंगी सारी की सारी, इसको लिख लो। ओके गाइज, अब कई बार क्या होता है, कई बार आपको टर्म यूज हो जाएगी एल्कली। क्या टर्म यूज होगी, एल्कली, और कभी बोलेंगे बेस। तो देखो एल्कली और बेस सेम टर्म्स हैं, एल्कली और बेस में कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है, दोनों क्या है, सेम ही टर्म्स हैं, दोनों क्या है, सेम ही टर्म्स है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। भाई देखो बेस तो क्या होता है, देखो बेस तो क्या होता है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे। हाँ, तो हम लोग लिख सकते हैं केमिकल विच न्यूट्रलाइज एसिड। कोई भी ऐसा केमिकल जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे वो क्या है, बेस। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेटल ऑक्साइड जो है ये क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। मैंने आपको समझाया ये क्या है, एक बेस है। ये पिछले एग्जाम्पल में समझाया था ना, मेटल ऑक्साइड बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। हाँ, तो जैसे मेटल ऑक्साइड क्या है, एक बेस है, लेकिन एल्कली भी बेस ही होता है। लेकिन एल्कली में क्या होता है, किसी भी केमिकल को पानी में घोलने के बाद अगर वो बेस बने तो हम उसको क्या बोलेंगे, एल्कली बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्कली सॉल्यूशन बोलेंगे। दोबारा बता रहा हूँ, कोई भी सब्सटेंस अगर एसिड को न्यूट्रलाइज करे तो क्या हो गया, बेस। और कोई भी सब्सटेंस जिसको पानी में डालने के बाद वो एसिड को न्यूट्रलाइज करे या फिर बाद में वो बेस बने, उसको हम क्या बोलेंगे, एल्कली। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि केमिकल which behaves as base in aqueous solution। aqueous solution मतलब कि पानी में डालने के बाद, पानी में डालने के बाद बेस बन रहा है एल्कली। और वैसे नॉर्मली हमेशा के लिए बेस है वो क्या है, बेस। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि भाई एल्कली भी क्या होता है, एक बेस। तो मैं बोल सकता हूँ कि ऑल एल्कली आर बेसिज। मतलब जब पानी में डालने के बाद बेस बन रहा है तो मतलब है तो बेस ही, लेकिन क्या MgO मैग्नीशियम में तो सॉलिड फॉर्म में था। आपने देखा होगा एग्जांपल, जैसे ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, सॉलिड फॉर्म में। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, सॉलिड फॉर्म में। क्या इसको पानी में डाल रखा हमने, नहीं, ये तो अभी भी बेस है। तो जब पानी में नहीं डाल रखा तो ये एल्कली तो हो नहीं सकता। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ऑल बेसिज आर नॉट एल्कली सॉल्यूशन। जिस चीज को पानी में डालने के बाद बेस बने वो एल्कली, और जो नॉर्मली बेस बन जाए, वो जो नॉर्मली एसिड को खत्म कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे, वो बेस। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, एल्कली में और बेस में। ज़्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं है, दोनों ही बेस हैं। लेकिन एल्कली बेस कब बनता है, जब उसको एक्वस सॉल्यूशन में डाल रखा हो। और बेस तो हमेशा ही एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, मतलब हमेशा ही बेस रहेगा। तो गाइस ये थी प्रॉपर्टीज
एसिड्स एंड बेसिस की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पीएच के बारे में पढ़ेंगे। एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ के बारे में कौन बताता है? पीएच बताता है। तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल से। पीएच निकालते कैसे, एनटीएससी लेवल तक उसको कवर करेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू।